हाफिज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी इस वक्त गुफ्तगू करें मीडिया से, आपको दिखाते हैं। लिहाजा आवाम के ऊपर जो ये दबाव पड़ रहा है, बार बार ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं पॉलिसियों की वजह से है कि जो किसी एक जगह पर ठहर ही नहीं पा रही। मैं इस मौके पर सोहेल आफरीदी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो वज़ीर आला KP हैं, उनकी पूरे मुल्क में भी जिम्मेदारियाँ उनकी पार्टी की तरफ से दी गई हैं, लेकिन उन्हें अपने मुल्क के अवाम के हाल पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने सूबे के अवाम के हाल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास तौर पर इन इलाक़ों में जो मुतासरा हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मुआहदे तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब जबकि लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उनके सर पर कौन हाथ रखेगा। लिहाजा सोहेल आफरीदी साहब ख़ास तौर पर उनका इलाका है ये, वो इस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कौम के लोग हैं, तो उनको तो ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और विफाक से पैसे लेने हैं या उनकी सेटलमेंट करवानी है, मुआहदे पे अमल दरामद करवाना है, दादरसी करनी है, ये काम तो उन्हीं को करना चाहिए। लिहाजा ये कहकर तो कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि मेरी मर्ज़ी के बगैर, जमात इस्लामी की भी मर्ज़ी के बगैर ये काम हो रहा है, लेकिन अलखिदमत तो खिदमत कर रही है ना। ये कहकर हम अपनी खिदमत तो नहीं छोड़ सकते कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ऑपरेशन हो रहा है। तो जब एक NGO ये काम कर सकती है तो सूबाई हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। लिहाजा ये उज़्र लंग है कि आप कहें कि हमारी मर्ज़ी के बगैर। अगर वो एक पॉलिटिकल इशू है उसको आप टेकअप करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो करें ज़रूर, लेकिन जो लोग परेशान हाल हैं उनको इस तरह से बेयारो मददगार ना छोड़ें, बल्कि उनकी तमाम तर जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं और उनकी जितनी मदद है वो भी यकीनी बनाएं और ज़र तलाफ़ी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करनी है उसको करने की कोशिश करें। इस हवाले से वफाकी हुकूमत भी लाताल्लुक़ नज़र आती है। भाई ये तो कोई तरीक़ा नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, इनकी हुब्बुल वतनी पर किसी को कलाम नहीं है। ये कबाइल के वही लोग हैं जिन्होंने हमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करवा के दिया था, इन पे तो हम कोई शक नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी परेशानियों में जो है वो उनको उसको इजाला करने के लिए वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। और एक मरतबा मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करना चाहिए। अफगानिस्तान अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अहम तरीन ख़बर सानिया गुल प्लाज़ा और वहाँ पर जारी रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ, इस हवाले से तहक़ीक़ात भी जारी हैं। SBCA ने हम आपको बताएं कि गुल प्लाज़ा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर कराची का कहना है कि गुल प्लाज़ा वाक़े की तफ्तीश काफ़ी पेचीदा है, वाक़े की ज़िम्मेदारी किसी एक इदारे पर नहीं डाली जा सकती। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ़ मुश्ताक, उनसे तफसील जानेंगे। काशिफ़, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि जो फ्रंट साइड पर गुल प्लाज़ा के रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे रोका हुआ है और अब तक उसे दोबारा शुरू नहीं किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जबकि जो स्नॉर्कल्स यहाँ लगाई गई थी वो भी रोक दी गई हैं। चूँकि एक लोगों की बड़ी तादाद है, साथ साथ जो मार्केट इंतज़ामिया के लोग हैं वो आगे आना चाहते हैं और रेंजर्स को जो है वो यहाँ फ्रंट लाइन पर रखा गया था, लेकिन रेंजर्स की जानिब से इस तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। काशिफ़ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं। काशिफ़, अब से कुछ देर पहले काशिफ़ मुश्ताक हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कमिश्नर कराची ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि डेटा के मुताबिक 86 अफराद अब भी लापता हैं, कुछ की लाशें मिली हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। काशिफ़, कमिश्नर कराची ने इस हवाले से क्या तफसीलात दी हैं, किस तरह इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही रेस्क्यू में अब किन हवालों से गौर किया जा रहा है? बिल्कुल, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से अब से कुछ देर कबल यहाँ दौरा किया गया और बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक भी की गई। उनकी जानिब से ये बताया गया कि तहकीकाती कमेटी की जानिब से ये एक दौरा है और तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। किसी भी एक शख्स को या फिर एक इदारे को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे। तहकीकाती कमेटी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तफ्तीश कर रही है इस वाक़े की, जबकि मार्केट इंतज़ामिया से भी जो है वो तहकीकाती कमेटी की मुलाकात हुई है, पुलिस हुकाम से हुई है और तमाम तर
चीज़ों को ऑन बोर्ड रखा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज़ करने का कहा गया है, लेकिन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। जो फ्रंट साइड है गुल प्लाजा की, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है और साथ साथ जो हिकमत अमली है इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो बनाई जा रही है। चूँकि मार्केट के लोग जो हैं वो आगे आने की कोशिश करते हैं, रेंजर्स को जो है वो फ्रंट लाइन पर रखा गया और तमाम तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है, लेकिन रेंजर्स की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए मार्केट के इंतजामिया के लोग बिल्डिंग के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मुश्किलात का सामना भी देखने में आया है। ताहम अब जो है वो ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि स्नॉर्कल की मदद से दोबारा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। अब स्नॉर्कल की मदद से बिल्डिंग के कुछ ठंडे होने के बाद दोबारा से रेस्क्यू कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जाएगा। सानिया गोल प्लाजा की तहकीकात जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिकॉर्ड जमा करवा कमिश्नर कराची को पेश की गई 7 फाइलों में से 3 गोल प्लाजा के ज़ेरे इल्तवा कोर्ट केसेस की जमा कराई गई फाइलों में खिलाफ ज़ाबिता तामीरात की दस्तावेज़ात भी शामिल है। बात करते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, बताइएगा क्या तफसीलात सामने रखी गई हैं SEBA की जानिब से? हाँ जी, वो जी बिल्कुल, जिस तरह से कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया है, इस तहकीकाती कमीशन में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो उनके पास ओरिजिनल फाइल्स थी वो कमिश्नर कराची की टीम को एडिशनल कमिश्नर कराची को जमा कराई हैं। ये कुल 7 फाइलें हैं और इन 7 फाइलों में जो है वो 3 ज़ेर इल्तिवा जो कोर्ट केसेज हैं उनकी तफसीलात हैं कि गुल प्लाजा की इमारत के हवाले से 1992 और 2015 और 2021 में जो है वो ज़ेर समाज कुछ केसेज हैं। उसके अलावा जो है वो अनऑथराइज्ड जो यहाँ के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी डिटेल्स दी हैं। जो इसका रिवाइज प्रपोज प्लान था जो फायर के वो जमा करवाई है। जो इसकी रिपोर्टेड फाइल है ओरिजिनल वो, और जो इसकी 2003 के अंदर अप्रैल में जो इसकी रेगुलराइजेशन हुई वो जो तमाम हैं। ये 7 फाइलें हैं कुल, जो गुज़िश्ता रोज हमें बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के जरिए जो है वो कमिश्नर कराची की जो तहकीकाती कमेटी की जो टीम है उसको जमा करवाई हैं, ताकि जो भी तफसीलात मजीद उन्हें चाहिए हो वो इस फाइल को देखकर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पूछें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इससे कबल भी जो है वो अपनी जो कमेटी को जो सिफारिशात पेश की है उसमें जो इसमें गैर कानूनी तामीरात हैं उसका भी जो है वो जिक्र किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद थे। इसी मामले पर हम बात करेंगे, आग लगने का वाक़या कैसे पेश आया। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन भी कराने का फैसला किया गया है। राहिल सलमान नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, क्या वजह है केमिकल एग्जामिनेशन कराने के फैसले का? वजी देखिए, इतना बड़ा वाक़या शहर में हुआ है तो उसकी तहक़ीक़ात का दायरा जो वसी करते हुए अब ये फैसला किया गया है कि जो लाशें अब तक यहाँ पर आ चुकी जो रिमेनिंग हैं उनके दोबारा से सैंपल इकट्ठे किए जाएं। इससे पहले जो सैंपल लिए गए थे वो सिर्फ DNA सैंपल लिए गए थे ताकि सिर्फ उनकी शनाख्त मुमकिन हो सके, लेकिन अब ये फैसला किया गया कि इनको दोबारा से सैंपल लेने के बाद उन्हें केमिकल एग्जामिन के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि इन लाशों पर किसी किस्म का कोई केमिकल पाया जाता है या नहीं। क्योंकि हुकाम जो है वो इस बात की तहकीकात में मसरूफ है कि इतनी बड़ी आग कैसे लगी और किस तरह से उसने पूरे शॉपिंग प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें अब तक 28 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। अगर इन लाशों पर किसी किस्म के केमिकल के कोई शवाहिद मिलते हैं तो फिर जो बिल्डिंग है गुल प्लाजा की उस बिल्डिंग से भी सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे और फिर उसके साथ साथ जो यूनियन है वहाँ की उसके अहदेदारान और जो वहाँ पर उस वक्त दुकानदार हजरात मौजूद थे उन सब के भी बयानात क्रमबंद किए जाएंगे, जिसमें आग लगने का सही टाइम और आग फैलने की वजूहत का तयन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमान। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद थे। इस सानहे ने कितने घरों को मुतासिर। गुल प्लाजा से एक और लाश के कुछ हिस्से मिले हैं, जिसके बाद सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई है। रोजगार की तलाश में हैदराबाद से कराची आने वाले नाज़िमाबाद की रहायशी 2 भाई हैदर और खिज़र गुल प्लाजा में काम करते थे, जो ताहाल लापता हैं। वालिदैन इस उम्मीद के इंतज़ार में हैं कि कोई मुआवजा हो और उनकी लख्त जिगर बहिफाजत घर लौट आएँ। वलीद अहमद से मज़ीद जानते हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद तकरीबन 80 से ज़ायद अफराद के लापता होने की खबर है। इस वक्त हम खज़र और हैदर के घर पर मौजूद हैं। खज़र की उम्र 19 साल थी और हैदर की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, महनाज और खालिद, दोनों बच्चों के वालिद हैं। उनसे भी बात करते हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, कभी किसी से कोई अनबनी नहीं हुई। वो यही कहते थे कि मैं अपने सेठ के साथ काम करके फिर अलग मैं अपनी शॉप करना चाहता हूँ। यही पता नहीं पड़ा कि आज 4 दिन गुजर गए, बच्चे हैं भी कहाँ नहीं।
आपने खून के जब सैंपल दिए होंगे तो आपको बताया होगा कि 24 घंटे में आपको कुछ तफसीलात फराहम की जाएंगी, उस हवाले से कोई बात हुई है आपकी? कोई बात नहीं हुई अभी, 24 घंटा अभी तो 24 से ऊपर हो गए, अभी तो कोई बात ही नहीं। खज़र और हैदर की बहन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मेरे सिर्फ 2 ही भाई हैं और कोई नहीं है। मुझे मेरे भाई चाहिए हर हाल में। कोई कुछ नहीं कर रहा है, जाते हैं घर वाले आ जाते हैं। वो दोनों मेरी ज़िंदगी है और मेरा सुकून है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किसी माँ के बच्चे हैं या किसी बहन की जान के टुकड़े, कोई नहीं सोचता। और आज 4 दिन हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो इतने छोटे छोटे दिल के हैं कि हमने उनको मजबूरन के तहत निकाल तो दिया था घर से, पर वो इतने छोटे दिल के हैं कि उनको धुआं तक नहीं बर्दाश्त। आज 4 दिन हो गए, लोगों से सुनती हूँ मलबे के नीचे से निकाला है, मस्जिद टूट गई, बहुत सी अफवाहें, जितने मुँह उतनी बातें। पर मैं बोलती हूँ कि अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, बस मुझे मेरे भाई चाहिए। वालिदैन इस इंतज़ार में हैं कि कोई मुआवजा हो और उनके बच्चे बाहिफाजत उनके पास आएँ। कराची के गुल प्लाजा सानेहे में लापता अनस की 3 साला बेटी अपने वालिद के इंतज़ार में परेशान है। कहती है पापा कब आएंगे, उसे चीज़ दिलाने कब लेकर जाएंगे। अनस के वालिद अपनी पोती को ये बात बताते हुए आपदीदा हो गए। उन्हीं पर समीर शाह मज़ीद तफसील बताएंगी। गुल प्लाज़ा सिर्फ सीमेंट या कंक्रीट की इमारत ना थी, बल्कि हम सबके बचपन की यादें उससे वाबस्ता थी, क्योंकि खिलौने तो यहीं से आते थे। कराची का शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर गुल प्लाज़ा से लाई गई बेडशीट्स, पर्दे, खिलौने, बर्तन मौजूद ना हों। नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ होता तो यादें इसी से वाबस्ता होती थीं। आज सिर्फ ये इमारत मलबे का ढेर नहीं बनी, बल्कि बहुत सारे लोगों की यादें भी बर्बाद हो चुकी हैं। इस सानिये में जो लोग लापता हैं उनका जो जितना भी डेटा है वो यहाँ पर जमा किया जा रहा है। इस वक्त अनस के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अनस के बारे में हम आपको आगाह करते चलें तो अनस की टॉय शॉप थी गुल प्लाज़ा के 3rd फ्लोर पे, और अनस शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। जिस दिन ये वाक़या हुआ है 11 बजे तक मेरी अपने बेटे से बात हुई है। वो अंदर फंसा हुआ था और वो रो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालें। हम उनसे कह रहे भाई आप पहले इंसानी जानें निकालें, आपकी जो अपनी फायर ब्रिगेड की टीम है वो अपना काम करे, वो आग बुझाए। आपका जो काम है आप लोगों को निकालें, क्योंकि उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर। उसकी बेटी है 3 साल की और वो माशाल्लाह इतनी ज़हीन और इतनी बोलने वाली है। वो मुझसे, मैं 1 दफ़े 2 दफ़े घर गया हूँ तो वो मुझसे जाते ही सवाल करे, दादू मेरे पापा नहीं आए, दादू मेरे चीज़ कौन दिलाएगा, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। इस वजह से हमसे भी घर में रुका ही नहीं जा रहा, हम भी मुसलसल यहीं पर ही बैठे। गुल प्लाज़ा का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। कोई एक ईंट भी गिरती है तो ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये अब भी उम्मीद पर हैं कि हो सकता है कि उन्हें आखिरी झलक अपने बच्चों की देखने को मिल जाए। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाने के बजाय इनके जो प्यारे यहाँ मौजूद हैं उन्हें ढूंढा जाए। जी PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि गुल प्लाजा पर कल भी ब्लेम गेम हुआ। गुल प्लाजा में जाने गई, कोशिश करें आइंदा गुल प्लाजा जैसे वाक़यात पेश ना आए और बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाएं। आपको सुपरमैन वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं, लोकल हुकूमत में तो वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें तो काम करने दें। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि क्वेटा में इलेक्शन नहीं हुआ, पंजाब में 4 बार बल्दियाती कानून बदला, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। आप सिर्फ चाहते हैं कि ओहदे पर बैठा बंदा आपका हो। आपने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन रोका कि वहाँ PTI जीत जाए। ये इलेक्शन के मामलात भी आप आईनी अदालत में लेकर जाएंगे। कौमी असम्बली में PTI के शहरियार आफरीदी ने कहा कि बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत मुलाकात का हक हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI को 850 लोग मिल चुके हैं। इतने लोग 30 साल तक कैद में रहने वालों से भी नहीं मिले। जो भी मुलाकात करता है वो कहता है हट्टे कट्टे हैं, उनकी सेहत ठीक है, उनको सहूलतें दी जा रही हैं। मसला यह है कि सारी सियासत ख़त्म होने के बाद अडियाला का गेट रह गया है। बानी PTI को हुकूक नहीं मिलेंगे तो जेल हुक्काम जिम्मेदार हैं।
और अहम खबर यह है कि बानी PTI ने 3 वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए हैं। वकालतनामे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की जानिब से जेल हुक्काम को भिजवाए गए थे। अहम खबर यह है कि बानी PTI ने 3 वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए हैं। शब्बीर डार नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, किन मुकदमात में ये वकालतनामे साइन कराए गए हैं? जी वजी, ये मुकदमा थाना आरे बाजार का है और ये GHQ 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा है। इसमें बानी PTI ने 3 वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए हैं और ये वकालतनामे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के वकला ने जमा कराए थे और अदालत ने ये जेल इंतजामिया को भेजे थे और जेल इंतजामिया ने आज ये वकालतनामे अदालत में जमा करा दिए हैं और अदालत ने ये तीनों वकालतनामे बानी PTI के वकील फैसल मलिक को दिए हैं और अदालत ने दौरान समाअत वकला सिपाही को बताया कि आपकी जानिब से जो अदालत में वकालतनामे जमा कराए गए थे वो साइन करके आ गए हैं, लिहाजा आप ये वसूल कर लें। ताहम जो बानी PTI के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तोशाखाना 2 केस है, इसी तरह अलकादर केस है, उनके वकालतनामे जमा नहीं कराए गए थे। सिर्फ एक मुकदमे के वकालतनामे जमा कराए गए थे, उनके दस्तखत हो चुके हैं और अब ये वकालतनामे बानी PTI के वकीलों ने। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, हमें दस्तखत हो गई है वकालतनामों पर बानी PTI की जानिब से।